एक फौजी, देश का जवान, देश की सेवा जिसने करी थी, एक दिन अचानक से पुलिस चौकी जाकर खड़ा हो जाता है। 2024 था। 2024 में जनवरी का कुछ ऐसा महीना होता है। ये पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वालों से कहता है कि मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम तो देश के जवान हो, हम तुम्हें हथकड़ी नहीं पहना सकते। ये डरता हुआ, सहमा हुआ टेबल के पास बैठता है, कहता है कि अगर मुझे हथकड़ी नहीं लगाई तो एक महिला और उसकी 2 बेटियां मुझे जान से मार देंगे, वो मुझे जीने नहीं देंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, सलाखों के पीछे रहूंगा, कम से कम बचा तो रहूंगा, मेरी ज़िंदगी बनी तो रहेगी। पुलिस वाले कहते हैं कि ऐसा तुमने फौजी साहब क्या कर दिया जो तुम इस कदर डरे हुए हो। तभी वो फौजी जो बातें बताता है 21 साल पहले की, वो रूह कपा देने वाले थे। बात और सवाल, कौन थी वो 2 महिलाएं और कौन थी एक महिला और उनकी 2 बेटियां, कौन थी ये? क्या रिश्ता था इस फौजी से? क्यों एक फौजी जो बीहड़ में, बर्फ में, घने जंगल में कहीं पर भी नहीं डरता है, लेकिन घर में कैसे डर सकता है? क्या फौजी का जो शक था या जो वहम था या कोई ऐसी चीज़ उसके पीछे पड़ी थी जो उसे डराकर पुलिस चौकी लेकर गई थी? दोस्तों, ये घटना बड़ी रोचक है। ये घटना वो घटना है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वो केस हम छानबीन कर लाते हैं, जिन केसों में बहुत सारी बातें अजीब और गरीब लगती हैं। शायद कुछ यूट्यूबर आपको दिखाते भी हों, हालांकि मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन ये घटना बहुत कुछ कहकर जाती है। चलिए आपको एक और बात बताएं। फेसबुक के जरिए हमारी एक बहन जुड़ी हैं जिनका नाम साहसी बाला है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि बहन, मैं आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहती हूँ, तो आप मेरी बहुत प्यारी बहन हैं। यूट्यूब परिवार से कहना चाहती हूँ, साहसी बहन का अपने परिवार में स्वागत कीजिए, क्योंकि साहसी बहन बहुत अच्छे फेसबुक पर कमेंट करती हैं। बहुत प्यारे इनके कमेंट हैं। कहा है कि मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ, लेकिन आप बहुत प्यारी लगती हो, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हो। हमारा पूरा परिवार हर किसी का दुख सुख समझते हैं। रामायण कुशवाहा भाई, जिनकी तबीयत में अभी सुधार नहीं है, बहुत तकलीफ होती है उनके बारे में सुनकर, लेकिन क्या करें, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलती हूँ, घटना की तरफ लेकर चलती हूँ, जिसका खुलासा 2024 में हुआ। कानून भी है इसमें और एक आत्मा और एक बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही मेहनत करती हूँ। केरल के कोलम झील की रहने वाली एक रंजनी नाम की लड़की, रंजनी, जिसके सर से पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था, जिसका कोई भाई नहीं था, माँ विधवा हो चुकी थी। रंजनी की माँ ने उसको बड़ी मेहनत से और किल्लत से पाल पोस कर बड़ा किया था। रंजनी एक लड़के के साथ खेल कूदा करती है जिसका नाम देवल होता है। देवल इसी के पास का रहने वाला था। दोनों हम उम्र थे, एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ एक दूसरे के दुख सुख को समझते हैं। रंजनी जब भी दुखी और परेशान होती है तो यहाँ पर वो देवल के पास जाती है और अपने दुख को उसके सामने उलेट देती है। जैसे एक बाल्टी नहीं है जल की भरी, उसे उलेट दिया, भाई मैं ऐसे परेशान हूँ। ये बातें भी उन्हीं लोगों से की जाती हैं जो अपने खास होते हैं या जिनसे हमें लगाव होता है। रंजनी का ये थोड़ा थोड़ा लगाव जब जवानी की दहलीज पर रंजनी पहुंचती है तो ये प्यार में तब्दील हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इन लोगों ने शादी का इंतजार नहीं किया। रंजनी जो होती है, रंजनी देवल के इतने करीब आ जाती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनका पति पत्नी वाला रिश्ता कायम हो जाता है। यानी शादी से पहले, हालांकि कुछ रिश्तों में ऐसा होता है कि लोग मर्यादा को रखते हैं, भाई शादी के बाद होगा जो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं था। शादी तो करनी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समय करवट ले रहा था। समय की करवट जनाब किसी को नहीं पता। सोच समझकर हर एक पैर को फूंक फूंक कर रखना, जाने कल कौन सा दुख देखना पड़ जाए आज के एक गलत फैसले से। यहाँ पर धीरे धीरे कुछ और वक्त बीतता है। देवल जो होता है उसे एक खबर मिलती है। दोस्तों, वो मिलिट्री में चला जाता है, यानी वो फौजी बन जाता है। पंजाब के पठानकोट में उसका नंबर आता है, वहाँ पर तैनात वो होता है। अब यहाँ पर जो रंजनी होती है और देवल होता है, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। करीबन 3-4 महीने जब बीतते हैं तो यहाँ पर पता चलता है रंजनी जो होती है वो गर्भ से है। रंजनी ने कहा कि ये खबर तो देवल के पास पहुँचनी चाहिए। एसटीडी का चलन था साहब उस समय। एसटीडी जब होती है तो रंजनी एसटीडी पर पैसे लेकर जाती है, देवल के पास फ़ोन करती है, जो अक्सर उससे वो किया करती थी। उसने कहा कि तुम्हें एक खुशखबरी दूँ।
देवल कहता है कि हाँ, 2 खुशखबरी, लेकिन देवल अब कहीं ना कहीं रंजनी से दूर हो चुका था क्योंकि वो एक फौजी बन चुका था। दोस्तों, यहाँ पर रंजनी कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। देवल ने कहा, नहीं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है, इसे इस दुनिया से दूर करो। मैं इसे बाप का नाम नहीं दे सकता। रंजनी टूट जाती है, हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। और ये कैसा अनर्थ। रंजनी घर आती है, 3-4 दिन तक रोती है, कई बार एसटीडी पर कॉल करती है। देवल ने कॉल उठाने बंद कर दिए थे, देवल ने दूरी बना ली थी। एक हंसती खेलती रंजनी जो बला की तरह खूबसूरत थी, वो बिखर चुकी थी, मासूम, मायूस। दोस्तों, रंजनी ने अपनी माँ से सारी बातों को साझा किया। माँ, मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है देवल का, जो हमारा ही पड़ोसी था। आज उसके पास 4 पैसे आ गए हैं तो वो मुझे भूलना चाहता है, लेकिन माँ, मैं इस जीव को नहीं मार सकती। ये मेरे गर्भ में है, ये मुझे माँ चुनकर आया है, मैं इसके साथ अत्याचार कैसे कर सकती हूँ? माँ ने कहा कि बेटी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जो फैसला लेगी, तेरा फैसले का मैं सम्मान करूँगी। माँ का जिगरा जितना बड़ा था, सच में ही सल्यूट है उस माँ को। रंजनी ने कहा कि माँ, मैं इन बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, क्योंकि रंजनी को अस्पताल से पता चला कि रंजनी 2 बच्चों की माँ बनने वाली है, यानी जुड़वा बच्चे हैं। रंजनी ने तमाम कोशिशें करी, देवल के पास फ़ोन किया, एसटीडी पर जाया करती थी, बहुत दूर थी एसटीडी। फिर धीरे धीरे रंजनी ने सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया। बच्चों के लिए पहली चीज़ होनी चाहिए बच्चों का देख रेख। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है। यहाँ पर रंजनी 2003 में उन खूबसूरत सी बेटियों को जन्म देती है। 2 बेटियां होती हैं उनको। इतनी सुंदर वो बेटियां थी। देवल की खूबसूरत था, रंजनी बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो उन्हें पालने लगती है अस्पताल में। लेकिन दूसरी तरफ आप इस समाज को देखते हो ना, समाज ने ताने मारना शुरू कर दिया। बिन ब्याही माँ बनी है, कितनी चरित्रहीन है। अरे इसका तो चरित्र ही ठीक नहीं है, बताओ कहाँ कहाँ मुँह काला किया होगा। किसकी नाजायज़ औलाद को गोद में लेकर डोल रही है। अरे इसे पैदा करके जब ये बातें होती हैं तो यहाँ पर एक अनिल नाम का व्यक्ति अस्पताल में मिलता है। वो इनकी मदद करने लगता है, दोनों माँ बेटियों की। यहाँ पर रंजनी की माँ, रंजनी खुद, रंजनी की 2 बेटियाँ। ये जो अनिल होता है, ये कहीं ना कहीं रंजनी की तरफ लगाव होता है। रंजनी और रंजनी की माँ और बेटियों का सम्मान करता है, उनकी देखरेख करता है, छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ों की पूर्ति करता है। अब यहाँ पर अनिल एक सलाह देता है, कहता है कि देखो आप दोनों, आपका रिश्ता जो ऐसा हो गया है, लोग आप पर बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप दूसरे गाँव में घर लेकर वहाँ पर रहिए, लोगों के ताहनों से आप बंद हो जाओगे। रंजनी जब वहाँ पर जाती है दूसरे गाँव में, जब वो घर लेकर वहाँ पर रहती है अपनी माँ और 2 बेटियों के साथ, तो वहाँ पर जो भी पूछता है तो वो कहती है कि इनके पापा फौजी हैं और वो फौज में रहते हैं। उसने साफ और सीधा और सच्चा जवाब दिया। इसी जवाब के साथ वो रह रही थी। धीरे धीरे बेटियाँ 6 माह की हो जाती हैं, 6 से 7वें माह में चल रही हैं। बड़ी गोलो मोलो दोनों बेटियां हैं, ट्विंस हैं, बड़ी खूबसूरत है। रंजनी ने शायद उन्हीं में अपनी दुनिया को समेट लिया था। लेकिन दोस्तों, एक दिन यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश आता है दरवाजे पर, रंजनी की माँ वहाँ पर होती है, रंजनी होती है। तभी राजेश कहता है, जो राजेश था, कि मुझे यहाँ पर देवल ने भेजा है। देवल अपनी दोनों बेटियों को स्वीकार करना चाहता है और इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है यानी आईडी बननी है, तो मेरे साथ आप चलिए या भाभी जी को भेज दीजिए। वो भी उसी के साथ, देवल के साथ वहीं पर काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ होने के बाद जो रंजनी की माँ है इस व्यक्ति के साथ चली जाती है, जो राजेश होता है, जो कि देवल ने भेजा है। यहाँ पर अनिल अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि रंजनी ने साफ उसे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकती, क्योंकि मैं देवल की जितना प्यार किसी को नहीं करती। अब इसके बाद क्या होता है कि जब राजेश के साथ रंजनी की माँ चली जाती है और जब वो कुछ काम कराकर घर आकर लौट कर देखते हैं, जिस रंजनी को वो खुश और प्रसन्न देखकर गए थे, रंजनी ने कई बार कहा, भैया वो नहीं आए, उनकी बेटियां देखो कितनी खूबसूरत हैं। लेकिन दोस्तों, जब माँ घर पर लौटती है, राजेश बाहर से बाहर चला जाता है, वहाँ पर दोनों माँ बेटी मृत पड़ी हुई थी। घर, फर्श, दीवारें खून में सने हुए थे।
7 माह की बेटियां। माँ, किसने किया ये बर्बरता? क्यों किया? किस लिए किया? कोई जवाब नहीं। माँ चीख चीख कर दुहाई देती है, सीना पीटती है। 2003 की आपको बात बता रही हूँ, जब ये सब कुछ होता है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन 2003 में इतना सब कुछ नहीं था। पुलिस आती है, तहकीकात करती है, माँ के बयान पर केस दर्ज किया जाता है। अब उनका क्या पोस्टमार्टम करें? जिनको तेज धार हथियार से शायद उनके शरीर को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया गया था, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। ये सब कुछ हो जाता है। पुलिस अब माँ के बयान पर वहाँ पर पहुँचती है, जो कि पंजाब पठानकोट में ये जो देवल है काम करता है, यानी मिलिट्री एक फौजी है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ से ये फरार था। अच्छा, इसके साथ एक और व्यक्ति फरार था, जो अनिल था, जो आया था। अब सीधा सीधा शक था कि भाई इन दोनों ने ही इन तीनों लोगों को मारा है, 2 बच्चियां और एक बेटी को। लेकिन यहाँ पर ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता है, बहुत सारी जांचें होती हैं, लेकिन कोई भी समाधान, क्योंकि इन 2 लोगों को, देवल और राजेश को, कोई पकड़ ही नहीं पाता है। ये दोनों मिल ही नहीं पाते हैं कहीं पर भी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, फाइल पर धूल जम जाती है। एक माँ की निगाह अब शायद धुंधली होने लगी है, वो अंधी होने लगी है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 2010 में इस केस को बंद कर दिया जाता है। 2010 में इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है, लेकिन सीबीआई जहां से शुरू करती है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों इस केस को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है 7 साल के बाद हर एक केस को, यानी जो ऐसा केस होता है किसी न किसी कारण से उसे बंद किया जाता है। दोबारा कोई नया अफसर आएगा, वो उस केस को खोलेगा। अब 2024 में दोस्तों, 2024 में क्या होता है आपको बताऊं, दिसंबर में ये जो व्यक्ति होता है जिसका नाम देवल होता है, वो पुलिस चौकी में आता है और वहां पर कहता है कि मुझे गिरफ्तार करिए, मेरे हाथों को हथकड़ी लगाइए। जब ये बात यहाँ पर सुनी जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं एक फौजी हूँ। उसकी कहा जाता है तुम फौजी हो तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो और क्या किया है? उसने कहा कि 3 भूत हैं, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो भूत मुझे मार देंगे। तीनों ही महिला हैं, 2 लड़कियां हैं जो जवान हैं और एक महिला है जिसकी उम्र ठीक ठाक है, मेरी जैसी है, और वो मुझे मार देंगे, वो मुझे जीने नहीं देंगे। पुलिस वाले ने कहा कि भूत पर तो हम यकीन ही नहीं करते हैं। जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो उसके तहत एक जो देवल होता है वहाँ पर कहता है कि, पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या अपराध किया है? उसने कहा कि मैंने जो अपराध किया है मैं उसे नहीं बता सकता। पुलिस वालों ने कहा कि वाह भाई, तुम एक मिलिट्री में काम कर चुके हो और फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो, हम बिना अपराध के तुम्हें कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ऊपर से तुम एक फौजी हो। फिर ये अपनी चिट्ठी खोलता है, ये कहता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और वो भूत आज से मुझे परेशान नहीं कर रहे, अब तो वो मुझे मारने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, 21 साल तक कैसे भूत शांत रह सकते हैं? ये कहता है कि साहब 2003 में 10 फरवरी की बात बताता है। 2003 में ये बताता है कि मेरी एक प्रेमिका थी, जो प्रेमिका यहाँ पर रंजनी होती है। रंजनी जो मेरे बच्चों की माँ बनती है, 2 जुड़वा बेटियाँ होती हैं, लेकिन वो मुझे बेटियाँ रास नहीं आ रही थी। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ कि मेरा नाम खराब होगा, अब ये मेरे गले पड़ेगी, मुझे तो एक नई शादी रचानी है, नया जीवन बसाना है। रंजनी के साथ जो मज़े लेने थे वो तो मैंने ले लिए। अब मैं यहाँ पर एक प्लान बनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है राजेश और देवल, हम दोनों मिलकर रंजनी को झांसे में लेते हैं। मैं राजेश को घर पहले भेजता हूँ। पहले राजेश जब घर जाता है तो घर जाने के बाद राजेश उसकी माँ को वहाँ से निकालता है, क्योंकि हमें माँ को नहीं मारना था। यहाँ पर जब उसे निकालता है तो पीछे से मैं रंजनी के पास जाता हूँ। देवल जो होता है जिससे वो सच्चा प्रेम करती थी, मैं वहां पर जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को इस दुनिया से दूर भेज देता हूँ। और बहुत बुरी मृत्यु उन्हें दी गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया। ये कहता है वहां से करके हम दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद यहाँ पर जो देवल होता है वो विष्णु कुमार नाम से दुनिया रचाता है, विवाह रचाता है। विष्णु कुमार नाम से मैंने ज़िंदगी जी। लेकिन जब मैं वहाँ से जाकर शादी करता हूँ और शादी करने के बाद मुझे मेरी जो पत्नी, यानी जो मेरी प्रेमिका थी, जो मेरे 2 बच्चों की माँ थी, जिनको मैंने अपने हाथों से इस दुनिया से दूर भेजा, उसकी रूह नज़र आने लगती है, यानी उसकी आत्मा नज़र आने लगती है। पहले तो वो उन 2 बच्चियों को गोद में लेकर मुझे बार बार दिखाई देती थी, बहुत गुस्से में। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बदलने लगी। वो जो गोद की लड़कियां थी फिर पाँव चलने लगती हैं, उसके बाद वो और भी बड़ी हो जाती हैं। जब वो
खूब ज़्यादा व्यस्त हो जाते। हाँ यार, आज कहाँ है रो। धीरे धीरे वो लड़कियां बड़ी होने लगती हैं। जब वो लड़कियां बड़ी होती हैं तो अब ये तीनों जनी मेरे ऊपर रात के वक्त दबाव बनाती हैं, मेरे हाथ पैरों को पकड़ लेती हैं। मैं बिस्तर पर झटपटाता हूँ। इसी बीच मैं 2 बच्चों का पिता बनता हूँ विष्णु के रूप में। लेकिन वहाँ पर अब चीज़ें बढ़ने लगी थी। चीज़ें इस कदर बढ़ने लगी थी कि ये तीनों माँ बेटी मुझे बहुत परेशान करती हैं, मुझे मारती भी हैं। यहाँ पर इस फौजी ने, देवल ने, अपने शरीर के निशान भी दिखाए। हालांकि अब मैं जो उसे फौजी नहीं कहूँगी, क्योंकि फौजियों का दिल और दिमाग इतना बुरा नहीं होता। देवल अपने शरीर पर निशान दिखाता है, कहता है कि मुझसे अब कहा गया है कि अगर मैंने पुलिस के हवाले अपने आप को नहीं किया, क्योंकि ये दोनों फरार थे, इनको पुलिस पकड़ ही नहीं पाई थी, ये उसी दिन से फरार थे। और यहाँ पर ये कहता है कि उसके बाद मैं जब ऐसा हो जाता हूँ तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझसे कहा गया कि अगर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस कदर जब बातें होती हैं और मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मैं कमरे से बाहर निकलने से भी डरता हूँ। मैंने जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ करा लिया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं पड़ता है। जब मुझे आराम नहीं पड़ता है तो 21 साल लग जाते हैं उनको मुझे तोड़ने में। यानी एक आत्मा, जो आत्माएं बचपन से लेकर बड़ी हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की, वो बच्चियाँ बड़ी हो रही थी मरने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात थी उस व्यक्ति की जो देवल है। उसने कहा कि वो बड़ी हुई। जब वो बड़ी हुई तो वो हद से ज़्यादा मेरे ऊपर अत्याचार करने लगी और मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया। कानून ने इस बात को कहा कि एक व्यक्ति अपने आप में गिल्ट या अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है, तब उसने अपने आप को कानून के हवाले किया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि मुझे उन आत्माओं ने जीने ही नहीं दिया। अच्छा, दूसरे पहलू पर यहाँ पर जो राजेश होता है, राजेश भी अपना नाम बदलकर यहाँ पर परवीन कुमार उसका नाम हो जाता है। लेकिन परवीन कुमार की भी बहुत रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये बात कहना है देवल का कि मेरी प्रेमिका और उसकी 2 बेटियां, जो नाजायज़ बेटी मेरी थी, उन्होंने मिलकर मेरे दोस्त यानी राजेश को मार दिया। जिस तरह से उसको मार दिया उसी तरह से वो मुझे मार देंगी। हालांकि पुलिस ने इस व्यक्ति को मानसिक रूप पर ठीक नहीं बताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये मानसिक रूप में ठीक है या सच में ही इसको वो प्रेमिका दिखी है जिसके साथ इसने धोखा और अन्याय किया था। एक बात कहूँ आपसे, धोखे और अन्याय के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है। कानून यहाँ पर फैसला नहीं करेगा, कानून सजा नहीं देगा, तो एक आत्मा भी मैदान में उतर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बेइंतहा प्यार की क्या कीमत चुकाई? अपने आप को, अपनी जान को गवाकर। तभी तो कहती हूँ, जितना धोखा प्यार में मिलता है उतना धोखा समझौते में नहीं मिलता है। ये बात हकीकत है। उतना धोखा आपको रिश्तों में नहीं मिलेगा, उन रिश्तों में जो परिवार ने जोड़े हैं। ये बात हम किसी तरीके से कहते हैं तो किसी दावे के साथ कहते हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी इन चीज़ों के पीछे। क्योंकि ये जितना यहाँ पर चारों तरफ तांडव मचा हुआ है ना, ये सब लव मैरिज में और इन सारी चीज़ों में मचा हुआ है। तो आप सुन लीजिए कि यहाँ पर एक प्यार करने की सज़ा एक ने बेइंतहा, क्योंकि एक लड़का उसके जीवन में आया था जिसका नाम हमने अनिल बताया, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। कहा कि नहीं, मेरा पहला और आखिरी प्यार वही है, जीते जी उसके नाम से वक्त गुजार लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन बात थी, वो लड़कियाँ जवान हो रही थी, बड़ी हो रही थी। आगे उनकी आत्मा को शांति मिली या ना मिली इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कानून ने उसे यानी मेंटली डिस्टर्ब या उसे कहते हैं कि दिमागी रूप से ठीक नहीं समझा। आप क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय